नमस्कार दोस्तों। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जीएसटी रिटर्न की स्क्रूटनी किस प्रकार की जाएगी, इसके लिए सीबीएसई के द्वारा नई एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया गया है फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के लिए। सीबीएसई के द्वारा कहा गया है कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 61 दिया गया है, जो कि यह बताता है कि टैक्स पेयर की जीएसटी रिटर्न की स्क्रूटनी किस प्रकार की जा सकती है। लेकिन अभी तक स्क्रूटनी मॉड्यूल को ऑनलाइन उपलब्ध नहीं कराया गया है, इसलिए एज एन इंटरिम मेजर ये एसओपी जारी की जा रही है सीबीएसई के द्वारा, जिसमें कि बताया गया है कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 61 दिया गया है और रूल 99 जीएसटी रूल में, जो कि यह बताता है कि टैक्स पेयर की जीएसटी के रिटर्न की स्क्रूटनी किस प्रकार की जाएगी। यानी कि यदि जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि रिटर्न्स में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उस केस में वो इसे इन्फॉर्म करेगा टैक्स पेयर को, और टैक्स पेयर इसके लिए एक्सप्लेनेशन दे सकता है। यदि एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री है तो उस केस में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। यदि सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती है 30 डेज़ के अंदर, जैसे जीएसटी ऑफिसर के द्वारा इन्फॉर्म किया जाता है या फिर जो पीरियड जीएसटी ऑफिसर के द्वारा दिया गया है, तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर जो है एक्शन ले सकता है सेक्शन 65, 66, 67 या फिर सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंतर्गत जीएसटी एक्ट के। इसके लिए जीएसटी रूल में रूल 99 दिया गया है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न के लिए। यानी कि यदि जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि किसी व्यक्ति के रिटर्न में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो इसके लिए वो नोटिस इशू करेगा जीएसटी एएमसी 10 फॉर्मेट में, और इस नोटिस के अंतर्गत 30 डेज़ का टाइम दिया जा सकता है। जैसे नोटिस सर्व होगा उसके बाद टैक्स पेयर को इसका रिप्लाई देना है, और इस नोटिस के अंतर्गत जीएसटी ऑफिसर टैक्स इंटरेस्ट और अदर अमाउंट जो है पेएबल होगा टैक्स पेयर के द्वारा उसे क्वांटिफाई भी करेगा। यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति को लगता है कि डिस्क्रिपेंसी सही है तो उसे एक्सेप्ट कर सकता है और टैक्स इंटरेस्ट को पे कर सकता है, और इसके बारे में जीएसटी ऑफिसर को इन्फॉर्म कर सकता है या फिर इसके लिए एक्सप्लेनेशन दे सकता है जीएसटी एएसएमटी 11 में। यदि जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि एक्सप्लेनेशन एक्सेप्टेबल है तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर के द्वारा ऑर्डर पास किया जाएगा एएसएमटी 12 में। इस प्रकार जीएसटी रिटर्न की स्क्रूटनी करते हुए जीएसटी ऑफिसर जो है रोबस्ट रिस्क पैरामीटर को कंसीडर करेगा। यानी कि जो रजिस्टर्ड व्यक्ति ने जीएसटी की रिटर्न फाइल की हैं उन्हें चेक करेगा, जो कि वेरियस इन्फॉर्मेशन जीएसटी ऑफिसर के पास अवेलेबल है बहुत से सोर्सेज से, जैसे कि DGARM से, ADVAIT से, GSTN से, ई-वे बिल पोर्टल से, और उसके बाद रजिस्टर्ड व्यक्ति को इन्फॉर्म किया जाएगा कि कौन सी डिस्क्रिपेंसी आ रही है, और यदि पॉसिबल है तो क्वांटिफाई भी करेगा कि टैक्स इंटरेस्ट और अदर अमाउंट कितना पेएबल है, और इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मांगेगा। यदि रजिस्टर्ड टैक्स पेयर इस डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो टैक्स इंटरेस्ट और अदर अमाउंट पे कर सकता है और इसके बारे में जीएसटी ऑफिसर को इन्फॉर्म कर सकता है। या फिर यदि जो रजिस्टर्ड व्यक्ति ने एक्सप्लेनेशन दी है वो एक्सेप्टेबल है तो उस केस में प्रोसीडिंग को कंक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन यदि सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती है रजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर प्रॉपर एक्शन ले सकता है डिफरेंट सेक्शन के अंतर्गत, जैसे कि 65, 66, 67, सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंतर्गत जीएसटी एक्ट के। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत डायरेक्टर जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट यानी कि DGARM को ये टास्क असाइन किया गया है कि जो टैक्स पेयर सेंट्रल टैक्स अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड हैं उनका GSTN जो है वो सिलेक्ट कर सकता है रिस्क पैरामीटर के बेस पे, जिन्हें के स्क्रूटनाइज किया जाएगा, और उसके बाद DDM पोर्टल के द्वारा कंसर्न कमिश्नरेट को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और DGARM जो है रेलेवेंट डेटा भी प्रोवाइड कर सकता है जिसके बेस पे कि ये रिटर्न जो है वो सिलेक्ट की गई है और पॉसिबल जो जीएसटी इम्प्लीकेशन कितना हो सकता है। लेकिन ये जो डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है वो चेंज हो सकता है जब जीएसटी ऑफिसर रिटर्न की स्क्रूटनी करेगा, क्योंकि हो सकता है कि बाद में टैक्स पेयर ने जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर दी हो, इसलिए जीएसटी ऑफिसर को लेटेस्ट अवेलेबल डेटा पे रिलायंस करना है। दोस्तों जीएसटी की रिटर्न की स्क्रूटनी कौन करेगा, इसके लिए पहले ही गवर्नमेंट के द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है कि जो सुपरिटेंडेंट होगा सेंट्रल टैक्स इंचार्ज का वो टैक्स पेयर की जीएसटी की रिटर्न की स्क्रूटनी करेगा, और इसके लिए स्क्रूटनी शेड्यूल भी बनाया जाएगा, और मंथ वाइज जो है शेड्यूल स्क्रूटनी के लिए सभी जीएसटीएन का बनाया जाएगा। लेकिन इसमें उन जीएसटीएन को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी
जिनका के रिस्क ज़्यादा है, जिनमें कि जीएसटी का इम्प्लीकेशन ज़्यादा है, जो कि DGARM ने रिपोर्ट शेयर की है। और ये स्क्रूटनी शेड्यूल जो है रिपोर्ट भी किया जाएगा डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि DGST को। दोस्तों ये एनेक्सर ए जिसमें कि स्क्रूटनी शेड्यूल इन्फॉर्म किया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि जीएसटी ऑफिसर कम से कम 3 जीएसटीएन की पर मंथ स्क्रूटनी करेगा और स्क्रूटनी करते हुए एक जीएसटी नंबर की वो सभी रिटर्न को चेक करेगा जो कि उस फाइनेंशियल ईयर में उस जीएसटीएन के अगेंस्ट फाइल की गई हैं। जीएसटी ऑफिसर किस प्रकार स्क्रूटनी करेगा? जीएसटी ऑफिसर सभी रिटर्न्स की जो करेक्टनेस है वो चेक करेगा। इसके लिए उसके पास जो रिपोर्ट्स अवेलेबल हुई हैं वेरियस सोर्सेज से, जैसे कि DGARM, AD, VAT, GSTN, ई-वे बिल पोर्टल से, उनके साथ इसे चेक करेगा। दोस्तों जीएसटी रिटर्न की स्क्रूटनी करते हुए प्रॉपर ऑफिसर किन पैरामीटर को वेरीफाई करेगा, इसके लिए एनेक्सर बी में बताया गया है। लेकिन ये सिर्फ इंडिकेटिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। जीएसटी ऑफिसर दूसरे पैरामीटर को भी चेक कर सकता है जीएसटी रिटर्न की स्क्रूटनी करते हुए। दोस्तों ये एनेक्सर नंबर बी यानी कि वो पैरामीटर जो कि जीएसटी ऑफिसर के द्वारा चेक की जाएंगे। जीएसटीआर 3B में जो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई दिखाई गई है टेबल 3.1A एंड 3.1B में उसे चेक किया जाएगा। जो आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 1 में दिखाई गई है डिफरेंट टेबल में, जैसे कि टेबल नंबर 4, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 6, टेबल नंबर 7A1, 7B1, टेबल 11A एंड टेबल 11B में। दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जीएसटीआर 1 में ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी दिखाई हो टैक्स पेयर ने, लेकिन जीएसटीआर 3B में कम टैक्स लायबिलिटी, जिसके कारण ये हो सकता है कि व्यक्ति ने कम जीएसटी पे किया हो। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे ये रीज़न भी हो सकता है कि व्यक्ति ने एडवांस पे पहले ही जीएसटी पे कर दिया हो और जीएसटीआर 1 में इसकी कैप्चरिंग दिखाई जाती है, यानी कि जो उसने एडवांस एडजस्ट किया है करंट टैक्स पीरियड में। तो ऐसा हो सकता है कि इसका जो टैक्स है वो पिछले पीरियड में पे कर दिया गया हो एडवांस सप्लाईज के ऊपर। इसके अलावा यदि टैक्स पेयर ऐसी इनवर्ट सप्लाई लेता है जिसपे कि जीएसटी उसे ही रिवर्स चार्ज के अंतर्गत पे करना होता है, तो उसे पहले वो जीएसटीआर 3B के टेबल 3.1D में दिखाता है और उसके बाद उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट वो टेबल 4A क्लोज 2 और टेबल 4A क्लोज 3 के अंतर लेता है जीएसटीआर 3B में। तो ऐसा भी हो सकता है कि टैक्स पेयर ने इनपुट टैक्स क्रेडिट तो ज़्यादा ले लिया हो आरसीएम की सप्लाई पे, लेकिन उसका जो टैक्स है वो पे ना किया हो। दोस्तों जीएसटीआर 3B के टेबल नंबर 3 और टेबल नंबर 5 के अंतर्गत इनवर्ट सप्लाई जिसपे कि आरसीएम आता है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले सकते हैं। इसके अलावा जीएसटीआर 2A से भी जो ये डिटेल आती है यदि इनवर्ट सप्लाई लायबल फॉर आरसीएम है। लेकिन यदि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से ऐसी सप्लाई ली गई है जिसके ऊपर के आरसीएम का जीएसटी पे करना होता है, तो वो जीएसटीआर 1 में नहीं आती, क्योंकि रजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा ही जीएसटीआर 1 फाइल की जाती है। इसके अलावा यदि टैक्स पेयर के द्वारा सर्विसेज इंपोर्ट की गई हैं तो उसकी डिटेल भी जीएसटीआर 2A में नहीं होती है। इस प्रकार जो जीएसटीआर 3B में आईटीसी है वो उस अमाउंट से कम नहीं हो सकता जो कि जीएसटीआर 2A में आ रहा है इनवर्ट सप्लाई लायबल फॉर आरसीएम। इस प्रकार यदि जीएसटीआर 3B में कम सप्लाई रिपोर्ट की गई है आरसीएम की, लेकिन जीएसटीआर 2A में ज़्यादा सप्लाई आ रही है लायबल फॉर आरसीएम, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति ने कम जीएसटी पे किया है आरसीएम की सप्लाई पे। यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर को ध्यान रखना है कि जीएसटीआर 2A में ऐसी सप्लाई भी आती है जिसपे कि फॉरवर्ड चार्ज पे भी जीएसटी लगता है और रिवर्स चार्ज पे भी। इसलिए यदि सप्लाई के सामने लायबल फॉर आरसीएम में यस लिखा गया है तो ही जीएसटी ऑफिसर को इसे कंसिडर करना है टेबल नंबर 3, टेबल 4, 5, 6 में जो रिस्पेक्टिव कॉलम दिए गए हैं उनमें। इसके अलावा जीएसटी ऑफिसर को ध्यान रखना है कि आरसीएम का जो जीएसटी है वो टैक्स पेयर को कैश में पे करना होता है। इसलिए जब सेट ऑफ किया गया है टैक्स पेयर के द्वारा तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि जितनी सप्लाई लायबल फॉर आरसीएम है जीएसटीआर 3B के टेबल 3.1D में वो कम से कम कैश में पे की गई हो, उससे कम अमाउंट जो है वो लायबिलिटी कैश में ना पे की गई हो, क्योंकि यदि उसे कम अमाउंट सेट ऑफ किया गया है कैश में तो इसका मतलब है कि व्यक्ति ने शॉर्ट पेमेंट किया है जीएसटी का। यदि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर से इनवर्ट सप्लाई ली गई है तो जीएसटीआर 3B में टेबल 4A सब क्लोज 4 के अंतर्गत आती है, जिसे कि जीएसटी ऑफिसर जीएसटीआर 2A के टेबल 7 से कंपेयर कर सकता है। यदि आईटीसी अवेल किया गया है ऑल अदर आईटीसी में जीएसटीआर 3B में टेबल 4A सब क्लोज 5 के अंतर्गत, तो इसे जीएसटीआर 2A के टेबल 3 और टेबल 5 से कंपेयर किया जाएगा। लेकिन जीएसटीआर 2A में फॉरवर्ड सप्लाई भी आती है, रिवर्स चार्ज की सप्लाई भी, इसलिए जहाँ पे सप्लाई के सामने नो लिखा होगा वो सप्लाई ही जीएसटी ऑफिसर को कंसिडर करनी है टेबल 3, 4, 5 और 6 के रिस्पेक्टिव कॉलम से।
इसके अलावा टैक्स पेयर का टीडीएस और टीसीएस भी काटा जाता है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत। सेक्शन 51 के अंतर्गत गवर्नमेंट के केस में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस काटा जाता है और ई कॉमर्स ऑपरेटर का पेमेंट करने से के टाइम में जो है टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। तो उस केस में ये डिडक्टर और ऑपरेटर जीएसटीआर 7 और जीएसटीआर 8 फाइल करते हैं, जिसकी डिटेल के जीएसटीआर 2A के टेबल नंबर 9 में आती है। तो यहाँ पे हिदायत दी गई है जीएसटी ऑफिसर को कि वो जीएसटीआर 3B में जो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई चेक करेगा वो उससे कम नहीं होनी चाहिए, जो कि जीएसटीआर 2A के टेबल नंबर 9 के कॉलम नंबर 6 में आ रही है, जिसके ऊपर के टीडीएस या फिर टीसीएस काटा गया है। लेकिन दोस्तों मेरे विचार में ये सही नहीं है, क्योंकि जो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टीडीएस और टीसीएस कलेक्ट किया जाता है वो पेमेंट के ऊपर कलेक्ट किया जाता है, जबकि जो टैक्स पेयर है वो एक्रूअल बेसिस पे अपनी जीएसटी की लायबिलिटी दिखाता है। तो उस केस में यहाँ पे डिफरेंस आ सकता है। तो ये डिस्क्रिपेंसी जीएसटी ऑफिसर मान सकता है शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स की। इसके अलावा जीएसटी एक्ट में ई वे बिल भी बनाना होता है यदि कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा होती है। लेकिन जीएसटीआर 3B में जब सप्लाई रिपोर्ट की जाती है तो उस केस में वो सप्लाई भी होती है जिसके लिए कि ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस प्रकार यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर के लिए हिदायत दी गई है कि जब वो जीएसटीआर 3B चेक करेगा टैक्स पेयर की, तो उसमें ये इंश्योर कर ले कि जो लायबिलिटी डिक्लेयर की गई है वो उससे ज़्यादा हो जिसके लिए कि ई वे बिल बनाया गया है, क्योंकि यदि उससे कम की लायबिलिटी दिखाई गई है तो इसका मतलब है कि शॉर्ट जीएसटी पे किया गया है टैक्स पेयर के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्सप्लेनेशन दी गई है, यानी कि यदि सप्लायर का जीएसटी नंबर बैक डेट से कैंसिल किया गया है तो उस केस में रिसिपिएंट इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है। तो जीएसटी ऑफिसर को यहाँ पे कहा गया है कि जीएसटीआर 2A में जो रिस्पेक्टिव टेबल है उसमें देख ले कि यदि सप्लायर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो इफेक्टिव डेट है वो क्या है। यदि वो बैक डेट से कैंसिल किया गया है तो उस केस में जो रिसिपिएंट है वो भी उन इनवॉइस और डेबिट नोट के ऊपर इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाने के बाद। इसके अलावा जीएसटीआर 2A में ऐसे व्यक्तियों का स्टेटस भी आता है जिन्होंने कि जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की है। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कि जीएसटीआर 1 तो फाइल कर दी है लेकिन जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की है, यानी कि सप्लायर ने, तो उस केस में रिसिपिएंट इनका इनपुट एज क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर को हिदायत दी गई है कि वो जीएसटीआर 2A में जो फाइलिंग स्टेटस है सप्लायर का वो चेक कर ले और ये इंश्योर करे कि रिसिपिएंट ने इन इनवॉइसेस के ऊपर आईटीसी तो नहीं लिया है जिनके लिए कि जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की है सप्लायर ने। दोस्तों जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इनपुट एज क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद भी, लेकिन सितंबर मंथ के लिए जो ड्यू डेट होती है जीएसटी रिटर्न को फाइल करने की या फिर एनुअल रिटर्न को फाइल करने की विच एवर इज अर्लियर, इसलिए यदि इस डेट के बाद जीएसटीआर 3B फाइल की गई है रजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा तो उस केस में वो इनपुट एज क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता है। फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए गवर्नमेंट ने जो टाइम लाइन है वो एक्सटेंड की थी, यानी कि व्यक्ति जीएसटीआर 3B में आईटीसी क्लेम कर सकता था। मार्च 2019 के लिए जो जीएसटी की रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट थी जीएसटीआर 3B की, यदि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में ये इनवाइसेस और डेबिट नोट डिक्लेयर कर दिए हैं मार्च 2019 की जो ड्यू डेट है उस डेट तक, यदि गुड्स इंपोर्ट की गई है तो उसका आईटीसी जीएसटीआर 3B में टेबल 4A क्लोज 1 के अंतर्गत लिया जाता है, जिसे कि वेरीफाई किया जा सकता है जीएसटीआर 2A के टेबल 10 और 11 से और आईसी गेट पोर्टल से भी इसे वेरीफाई किया जा सकता है। इसके अलावा यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा आईटीसी लिया गया है तो उसका रिवर्सल के लिए रूल 42 और 43 भी दिए गए हैं। इनपुट और इनपुट सर्विस के लिए रूल 42 और कैपिटल गुड्स के लिए रूल 43 दिए गए हैं। तो यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति के लिए ये रूल एप्लीकेबल है तो ये इंश्योर करना है कि क्या जीएसटीआर 3B के टेबल 4B में ये आईटीसी रिवर्स कर दिया गया है रजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा। यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा जीएसटी की रिटर्न डिले से फाइल की जाती हैं तो उस केस में उसे इंटरेस्ट भी पे करना होता है जो उसकी जीएसटी की लायबिलिटी बनती है, तो इसे भी जीएसटी ऑफिसर के द्वारा चेक किया जाएगा। और यदि डिले से जीएसटी की रिटर्न फाइल की गई हैं तो क्या लेट फीस पे की गई है टैक्स पेयर के द्वारा इस पर सेक्शन 47, इसे भी जीएसटी ऑफिसर चेक करेगा। दोस्तों यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर को ये हिदायत दी गई है कि वो जो इन्फॉर्मेशन उसके पास उपलब्ध है उसके साथ ही सभी चेकिंग करेगा, इसलिए टैक्स पेयर से मिनिमम कांटेक्ट किया जाएगा और टैक्स पेयर से कोई इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं मांगा जाएगा जीएसटी एसएमटी 10 को इशू करने से पहले। और यदि कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है जीएसटी ऑफिसर को तो इसके लिए जीएसटी एसएमटी 10 में नोटिस इशू किया जाएगा जिसमें कि क्वान्टिफाई भी किया जाएगा कि कितना इंटरेस्ट टैक्स या अदर अमाउंट जो पेबल है टैक्स पेयर के द्वारा।
और ये जो डिस्क्रिपेंसी है वो स्पेसिफिक नेचर की होनी चाहिए, जनरल या वेग डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि रजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया गया जीएसटी डीआरसी 3 में, इसलिए जीएसटी ऑफिसर इस पेमेंट को भी कंसीडर करेगा इससे पहले कि वो जीएसटी एसएमटी 10 इशू करे। दोस्तों, जो भी जीएसटी नंबर स्क्रूटनी के लिए सिलेक्ट किया गया है उसकी पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए स्क्रूटनी की जाएगी और एक सिंगल जीएसटी एसएमटी 10 में कंपाइल्ड जो है नोटिस इशू किया जाएगा पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। और रजिस्टर्ड व्यक्ति इस डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट कर सकता है नोटिस मिलने के बाद और टैक्स और इंटरेस्ट पे कर सकता है डीआरसी 03 के अंतर्गत, या फिर एक्सप्लेनेशन दे सकता है जीएसटी ऑफिसर को एएसएमटी 11 में। यदि एक्सप्लेनेशन जो एक्सेप्टेबल है जीएसटी ऑफिसर को तो उस केस में जीएसटी एएसएमटी 12 में प्रोसीडिंग को कंक्लूड कर दिया जाएगा जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। यदि कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती है रजिस्टर्ड व्यक्ति के द्वारा 30 डेज़ के अंदर, या फिर डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट करने के बाद टैक्स पेयर टैक्स इंटरेस्ट पे नहीं करता है, तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर सेक्शन 73 या फिर सेक्शन 74 के अंतर्गत टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन कर सकता है। और इसके लिए जो टाइम लिमिट दी गई है उसे जीएसटी ऑफिसर को ध्यान में रखना है। यदि जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि इस केस में टैक्स पेयर का ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए तो उस केस में जुडिक्शनल प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर को वो कॉन्टैक्ट कर सकता है डिविजनल असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर के द्वारा, ताकि केस में डिसीजन लिया जा सके कि क्या इस केस को ऑडिट कमिश्नरेट या एंटी इवेजन विंग को दिया जाए ताकि इसके लिए फर्दर कार्रवाई की जा सके। दोस्तों, जीएसटी के रिटर्न की स्क्रूटनी के लिए टाइमलाइन क्या होंगी इसके लिए भी यहाँ पे शेड्यूल में बताया गया है कि सबसे पहले ऐसे जीएसटी की लिस्ट जो है टाइम टू टाइम शेयर की जाएगी डीजीआरएम के द्वारा कंसर्न्ड कमिश्नरेट को। उसके बाद इस लिस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा कंसर्न्ड ऑफिसर को 3 वर्किंग डेज़ के अंदर, और जिसके बाद के स्क्रूटनी शेड्यूल को फाइनलाइज किया जाएगा। इसके लिए 7 वर्किंग डेज़ होंगे। जैसे ही ये डिटेल कंसर्न्ड जीएसटीएन की नोडल ऑफिसर के पास जो पहुंच जाती है और उसके बाद स्क्रूटनी शेड्यूल को शेयर किया जाएगा डीजी जीएसटी के साथ 30 डेज़ के अंदर, जैसे ही डिटेल डीजी एआरएम से मिली थी। और उसके बाद नोटिस इशू किए जा सकते हैं टैक्स पेयर को एएसएमटी 10 में विद इन 1 मंथ जो स्क्रूटनी शेड्यूल में टाइम दिया गया है, और जिसका कि टैक्स पे रिप्लाई कर सकता है एएसएमटी 11 में 30 डेज़ के अंदर, जैसे ही उसी एएसएमटी 10 में नोटिस मिल जाता है जीएसटी ऑफिसर से। उसके बाद जीएसटी ऑफिसर जीएसटी एएसएमटी 12 में ऑर्डर पास कर सकता है, जैसे ही उसे एएसएमटी 11 में रिप्लाई मिल जाएगा टैक्स पेयर का उसके 30 डेज़ के अंदर। यदि टैक्स पेयर रिप्लाई नहीं करता है एएसएमटी 10 का तो उस केस में एएसएमटी 10 के इशू होने के 30 डेज़ के बाद 15 डेज़ के अंदर जीएसटी ऑफिसर एक्शन ले सकता है सेक्शन 73 या 74 के अंतर्गत जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, और लायबिलिटी को डिटरमिन कर सकता है। इसके अलावा यदि टैक्स पेयर रिप्लाई फर्निश कर देता है एएसएमटी 11 में तो उसके 30 डेज़ के अंदर रिप्लाई के रिसीव होने के बाद जीएसटी ऑफिसर ये डिसाइड कर सकता है कि क्या सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंतर्गत कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि रिप्लाई एक्सेप्टेबल नहीं है। यदि टैक्स पेयर रिप्लाई फर्निश कर देता है एएसएमटी 11 में तो उसके 30 डेज़ के अंदर, या फिर यदि वो रिप्लाई फर्निश नहीं करता है तो एएसएमटी 10 के इशू हो जाने के बाद 45 डेज़ के अंदर यदि जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि ये केस रेफ़र करना चाहिए ऑडिट इन्वेस्टिगेशन के लिए तो ये कार्रवाई की जा सकती है। जीएसटी ऑफिसर को ध्यान रखना है कि यदि वो सेक्शन 73 या सेक्शन 74 के अंतर्गत कार्रवाई करना चाहता है तो इन सेक्शन में जो टाइम लिमिट दी गई है उसके अंतर्गत ही उसे कार्रवाई करनी है। और रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग किस प्रकार होगी, इसके लिए जीएसटी ऑफिसर को स्क्रूटनी रजिस्टर मेंटेन करना होगा कि कौन से जीएसटी नंबर उसे स्क्रूटनी के लिए अलॉट किए गए हैं। इसके लिए नेक्स्ट सी दिया गया है। स्क्रूटनी शेड्यूल को मॉनिटर किया जाएगा जुडिक्शनल प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर के द्वारा मंथली बेसिस पे, और स्क्रूटनी प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रिपेयर की जाएगी एनेक्स डी में, जो कि हर महीने के एंड में प्रिपेयर की जाएगी। मंथली स्क्रूटनी प्रोग्रेस रिपोर्ट हर कमिश्नरेट के लिए जो है फॉरवर्ड की जाएगी डीजी जीएसटी को प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या फिर चीफ कमिश्नर के द्वारा, और ये हर महीने के ख़त्म होने के बाद 10 तारीख तक भेजी जाएगी। उसके बाद डीजी जीएसटी इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करेगा सीबीआईसी को पॉलिसी विंग के थ्रू, और ये हर महीने के ख़त्म होने के बाद 20 डे तक प्रेजेंट की जाएगी। दोस्तों, ये स्क्रूटनी रजिस्टर जो कि जीएसटी ऑफिसर के द्वारा मेंटेन किया जाएगा, यानी कि जीएसटी एएसएमटी 10 में नोटिस कब इशू किया गया था, डेट ऑफ नोटिस, अमाउंट ऑफ डिस्क्रिपेंसी,
और क्या टैक्स पेयर ने इसका रिप्लाई कर दिया था। GST ASMT 11 में कितनी उसने पेमेंट की है, GST ASMT 12 की में यदि उसने ऑर्डर पास किया GST ऑफिसर ने, या फिर उसने कोई एक्शन लिया है सेक्शन 73 74 के अंतर्गत, या फिर सेक्शन 65 66 67 के अंतर्गत ऑडिट रिकमेंड किया है, तो इस फॉर्मेट में रिपोर्टिंग की जाएगी। दोस्तों ये नेक्स्ट है डी यानी कि मंथली स्क्रूटनी प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो कि आगे DG GST को भेजी जाएगी, जैसे कि ओपनिंग बैलेंस कितने थे, नई रिटर्न कितनी सिलेक्ट की गई हैं स्क्रूटनी में, और कितने नोटिस जो ASMT 10 में इशू किए गए हैं, कितनी रिटर्न जो है कल्मिनेट हो चुकी हैं, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, टैक्स लायबिलिटी कितनी डिडक्ट हुई थी, कितनी रिकवरी हुई है ड्यूरिंग द मंथ एंड अप टू द मंथ। यहाँ पे CBSE के द्वारा बताया गया है कि जब तक स्क्रूटनी मॉड्यूल को ऑनलाइन डेवलप नहीं कर लिया जाता है तब तक मैनुअल बेसिस पे इस SOP के अकॉर्डिंग स्क्रूटनी की जाएगी, और यदि टैक्स पेयर से कम्युनिकेशन करना है तो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि D नंबर होना ज़रूरी है। इसके लिए पहले ही को मैंने सर्कुलर जारी कर दिया था। दोस्तों आप इस SOP को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।